हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं हमेशा की तरह यहाँ पर फाउंडेशन सीरीज लेकर आई हूँ फॉर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट, जिसमें हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और आने वाले एग्जाम में किस तरीके का ट्रेंड देखने को मिल सकता है उसको भी यहाँ पर हम देखते हैं। तो जो लोगों ने भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको यहाँ पर टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरा फाउंडेशन सीरीज हर अल्टरनेट डे सुबह के 9 बजे आप लोगों के पास जाता है। तो जिन्हें भी लगता है कि ये उनके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल हो रहा है, अभी जाएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमेशा की तरह मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर आई हूँ, जो है हमारा मॉड्यूल बी का चैप्टर 6 प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसमें आज हम प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, हमें ये समझ लेना चाहिए कि प्रोडक्ट होता क्या है। प्रोडक्ट वो चीज होती है जो आप बनाते हो टू हेल्प द कस्टमर्स, और जो कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एक प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे अगर मैं बैंकिंग के टर्म में बात करूं तो सेविंग अकाउंट क्या है, सेविंग अकाउंट एक प्रोडक्ट है। करंट अकाउंट क्या है, एक प्रोडक्ट है। लोन्स क्या है, प्रोडक्ट है। क्रेडिट कार्ड क्या है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एक कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा एक लाइफ साइकिल होता है वैसे ही यहाँ पर प्रोडक्ट का भी लाइफ साइकिल होता है। जैसे हम छोटे हैं, छोटे से बड़े होते हैं, फिर टिल डेथ तक हमारा एक स्टेज होता है। हम बॉर्न हुए, फिर हमारी डेथ हुई, तो ये एक स्टेजेस बाय स्टेजेस आप वहां तक पहुंचते हो। सिमिलरली प्रोडक्ट के साथ भी ऐसा ही होता है। आप प्रोडक्ट जब बनता है और टिल उनके डिक्लिनेशन तक, टिल जब प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाता है, वहां तक का जो स्टेज होता है उसको हम लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो किस तरीके से प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं, और उसके अलावा किस तरीके से ये इम्पैक्ट करता है सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड हम अभी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस को यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 4 स्टेजेस दिखाए गए हैं। पहला है हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज, दूसरा ग्रोथ स्टेज है, तीसरा मैच्योरिटी है एंड चौथा हमारा डिक्लाइन स्टेज है। तो एक एक करके हम चारों स्टेजेस को समझेंगे कि किस स्टेज में क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन स्टेज की बात करूं तो इंट्रोडक्शन स्टेज वो स्टेज होता है जहां पर एक प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट बनने के बाद आप नया नया उसको मार्केट में लॉन्च करते हो। ठीक है, तो ये मान लो कि अभी रिसेंट बैंक ने क्या किया, एक नया सेविंग अकाउंट यंग जनरेशन के जो हमारे कस्टमर होते हैं उनके लिए यहाँ पर लॉन्च कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप नया नया इंट्रोडक्शन फेज में मार्केट में लॉन्च करते हो अपने प्रोडक्ट को, तो उस बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर लोगों को आप पे ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि ये नया है तो लोग इसके बारे में ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो कस्टमर है काफी ज्यादा कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि हार्डली वो शिफ्ट करते हैं अपने ट्रेडिशनल, जो उनका एक कंफर्ट जोन उनका ऑलरेडी आ चुका होता है पहले के प्रोडक्ट्स पे, तो उनको बहुत ही यहाँ पर आप देखोगे कि मुश्किल होती है शिफ्ट करने में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कस्टमर्स का जो आप परसेप्शन अगर देखोगे तो ज्यादा यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सेल्स की वॉल्यूम भी यहाँ पर आपको लो देखने को मिलती है। जब लोग खरीद ही नहीं रहे आपके प्रोडक्ट को तो कैसे सेल होगा, राइट। तो यहाँ पर वॉल्यूम आपको लो होती है। रेवेन्यू की बात करूं तो आपका जो कॉस्ट लगा है ना, जो एक्चुअली प्रोडक्ट बनाने में जो आपका कॉस्ट लगा है ना, वो भी आप यहाँ पर नहीं निकाल पाते हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी रेवेन्यू ही बहुत कम होती है ना। आपका सेल हो ही नहीं पा रहा तो आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे। तो ये जो इंट्रोडक्शन फेज होता है ना, यहाँ पर बैंक क्या करती है, ज्यादातर फोकस करती है कि किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सके, किस तरीके से कस्टमर के मतलब अंदर यहाँ पर एक ट्रस्ट पैदा कर सके एक प्रोडक्ट को लेके। उस पे यहाँ पर इंट्रोडक्शन फेज में जो है बैंक का यहाँ पर मेन मोटिव होता है। दूसरी बात करूंगी मैं ग्रोथ स्टेज की। तो ग्रोथ स्टेज में आप देखोगे काफी ज्यादा कस्टमर को अवेयर हो जाता है अबाउट द प्रोडक्ट, इनके
बेनिफिट्स, सारी चीजें धीरे धीरे उनको यहाँ पर समझ में आने लगती है। तो अगर प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस ज्यादा होने लगती है तो यहाँ पर आप देखोगे कि थोड़ा सा सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, सेल्स यहाँ पर बढ़ने लगता है, अच्छी तरीके से यहाँ पर सेल की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही अगर आपका सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका जो रेवेन्यू है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है हमारा ग्रोथ स्टेज, जिसमें ऑपरेशन की स्केलिंग पे जो है बैंक्स ज्यादा फोकस करती हैं। ठीक है, कि कितने अच्छी तरीके से आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को और अच्छी तरीके से अपने कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हो, उस पे यहाँ पर ज्यादा इनका फोकस होता है। फिर आपका आता है मैच्योरिटी स्टेज। तो मैच्योरिटी स्टेज में आप देखोगे कि काफी ज्यादा लोगों तक जो है आपका ये प्रोडक्ट का रीच पहुंच चुका होता है, यानी कि आपका लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पर कस्टमर बेस बन चुका होता है, आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाले काफी कस्टमर्स हो जाते हैं। जैसे ही आप देखते हो कि कस्टमर्स बहुत आने लगते हैं, आप देखोगे कि आपका जो सेल होगा वो काफी पीक पे होता है, क्योंकि सबको अवेयर हो जाता है, आपके फीचर्स पसंद आने लगते हैं कस्टमर्स को, कस्टमर्स इस प्रोडक्ट को लेना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही हाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपके सेल्स की वॉल्यूम। और यहाँ पर जो रेवेन्यू होती है ना, आप एक्चुअल जो कॉस्ट होती है ना उससे ज्यादा यहाँ पर रेवेन्यू कमा लेते हो, यानी कि आप यहाँ पर जो आपने प्रोडक्ट में कॉस्टिंग लगाई थी वो भी आपका निकल जाता है, और साथ के साथ अच्छा खासा आप एक प्रॉफिट भी कमा लेते हो। तो मैच्योरिटी स्टेज पे बैंक मोस्टली फोकस करती है कि किस तरीके से अपने प्रॉफिटेबिलिटी को यहाँ पर मैक्सिमाइज किया जाए, यानी कि प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करना है, इस पे ज्यादा यहाँ पर आप देखोगे कि बैंक का फोकस होता है। अब मैं बात करूंगी डिक्लाइन फेज की। अब डिक्लाइन फेज में क्या होता है, देखिए अब आपका प्रोडक्ट का एक सैचुरेशन पीरियड आ चुका है, यानी कि जितने भी कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट्स लेने थे उन्होंने ले लिया, अब कुछ नया नहीं है। अब सारे कस्टमर्स का जो है यहाँ पर एक आपने एक अच्छा खासा कस्टमर बेस बना लिया है, अब इससे ज्यादा का अब उम्मीद नहीं है कि और जुड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे डिक्लाइनिंग फेज पे कि आपके कस्टमर्स थोड़े से यहाँ पर एकदम से वो हो जाते हैं, स्टैटिक हो जाते हैं कि इतने ही है, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकते। दूसरा, आपका जो सेल्स का वॉल्यूम है ये भी सैचुरेट हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि एक स्टेज आने के बाद आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एक लिमिट होता है, उसके बाद उसकी जो कस्टमर बेस होती है वो वहीं तक स्टेगनेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको रेवेन्यू भी स्टेगनेंट ही देखने को मिलती है। अब इस स्टेज में क्या होता है, जब डिक्लाइन होने लगता है ये स्टेज, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर और भी मार्केट में कॉम्पिटिटर आपके आ चुके हैं जो अच्छी तरीके के बेहतर तरीके के फीचर्स लेकर नए नए जो है इनोवेटिव आइडियाज लेकर आ रहे हैं, तो लोग ज्यादा उनकी तरफ भाग रहे हैं, उनके जो फीचर्स है वो ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपका प्रोडक्ट अब उनके लिए अब इतना ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा और दूसरे का प्रोडक्ट इनको ज्यादा भा रहा है, तो वो क्या करते हैं उसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक को फोकस करना चाहिए कि कितना ज्यादा और इनोवेट कर सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी में, कितनी अच्छी तरीके से जो है सीमलेस और हैजल फ्री यहाँ पर कस्टमर्स को एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, उसके बारे में यहाँ पर डिक्लाइन फेज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर बैंक इस इनोवेशन पे और टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं करती है तो यहीं पे आप देखोगे कि यहाँ पर इंस्टेंट डेथ हो जाती है आपके प्रोडक्ट की, यानी कि अब यहाँ पर आपका प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है, अब आपका प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया है, अब इसका कोई यूज नहीं है। तो डिक्लिनेशन जब फेज आता है ना, यहाँ पे बैंक को ज्यादा एक्टिवली फोकस करना चाहिए कि कॉम्पिटिटर यहाँ पर किस तरीके का जो है प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कितना अच्छा फीचर्स दे रहे हैं, कितनी सीमलेस जर्नी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोशिश करनी चाहिए उनके हिसाब से बैंक भी अपना जो है एक प्रॉपर तरीके से एक प्रोडक्ट को इनोवेट करें, इनहेंस करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि कितने तरीके, जैसे 4 तरीके के स्टेजेस होते हैं और किस तरीके से हर स्टेज में डिफरेंट यहाँ पर आप देखोगे कि प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है, कहीं लॉस देखने को मिलता है, कहीं आपको इंस्टेंट डेथ देखने को मिलता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो ऐसे होते हैं ना जो इन सारे स्टेजेस से भी नहीं गुजरते हैं। क्यों?
इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे ये रीजन है कि हो सकता है कि जब आप प्रोडक्ट बना रहे होगे तब आपने अच्छी तरीके से मार्केट की रिसर्च नहीं की होगी, अच्छे तरीके से आपने कॉम्पिटिटर ने जो बना रखा है प्रोडक्ट्स उसको ढंग से नहीं देखा, आपने उसकी मार्केटिंग ढंग से नहीं की। इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी इंट्रोडक्शन फेज में ही आपके प्रोडक्ट की डेथ हो जाती है। तो मेक श्योर कि कभी भी अगर प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो सबसे पहले प्रॉपर तरीके से यहाँ पर उनकी मार्केट रिसर्च हो जानी चाहिए, है ना। मार्केट की एनालिसिस यहाँ पर करना बहुत जरूरी है व्हेनेवर यू वांट टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, ठीक है। उसके अलावा कभी कभी आप देखोगे यहाँ पर ऑब्सोलीन यानी कि जो आउटडेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि आपने अपने टेक्नोलॉजी को ज्यादा इनहेंस नहीं किया, ज्यादा इनोवेट नहीं किया, ताकि जो देखो आप जिस तरीके का अभी जो बूम है टेक्नोलॉजी का, और जिस टेक्नोलॉजी की वजह से आज के डेट में इतनी फास्ट जो चेंज हो रहे हैं लिविंग स्टैंडर्ड में, कस्टमर्स के, लोगों के, सबके नीड्स चेंज हो रहे हैं, सब यहाँ पर चाहते हैं कि उनको एक आराम वाला जो है एक जर्नी प्रोवाइड किया जाए थ्रू आउट देयर, जो भी आप सर्व कर रहे हो, जैसे प्रोडक्ट्स कोई भी दे रहे हो, तो उनका एक हर कस्टमर का ये डिमांड होता है कि उनको यहाँ पर एक एनी टाइम एनीवेयर एक सीमलेस उनको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाए बैंक की तरफ से। तो अगर आप प्रोडक्ट को इनहेंस नहीं कर रहे हो, प्रोडक्ट को इनोवेट नहीं कर रहे हो, अच्छे फीचर्स नहीं डाल रहे हो, टाइम के साथ अपडेट नहीं कर रहे हो, तो वो आपका ऑब्सोलीन प्रोडक्ट है, यानी कि आपने पुराने टेक्नोलॉजी यूज कर रखी है जो आपको ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता आगे ग्रो करने में, और यहाँ पर कस्टमर्स भी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो देख सकते हो कि बहुत सारे जो ऐसे डिमेरिट्स होते हैं जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट की इंस्टेंट डेथ हो जाती है। तो मेक श्योर कि इस तरीके का जो है प्रॉब्लम्स ना फेस करना पड़े, इस तरीके का स्टेज ना आए। बैंक को यहाँ पर फोकस करना चाहिए इनोवेट करने में अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो ये था कुछ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं और किस तरीके से जो है हर स्टेज में कस्टमर, सेल्स और रेवेन्यू किस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। इससे एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर हम इसलिए इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ते हो आपका ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। बहुत इजी है, बहुत लेंदी भी नहीं है। तो अब मैं आपसे बात करूंगी कि अगर किसी को लगता है कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है, तो आप हमारा यहाँ पर क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं। जी हाँ, हमने यहाँ पर क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको चारों कंपोनेंट से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पर टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होएगा। यहाँ पर हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स देंगे, टेस्ट सीरीज भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, और ये टेस्ट सीरीज जो होगा आपको चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जिन लोगों को भी लगता है कि उनको क्रैश कोर्स खरीदना चाहिए, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाएं और हमारे इस क्रैश कोर्स को अवेल करें। जब आप इस क्रैश कोर्स को अवेल करोगे तो आपको वहां पर कूपन कोड भी प्रोवाइड किया जाएगा JAB80। जब आप इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे आपको यहाँ पर 80% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोग इस क्रैश कोर्स को खरीदोगे और अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ाई करोगे। तो चलिए अब हम जो टॉपिक था उससे रिलेटेड यहाँ पर हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसीडरिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सेल्स वॉल्यूम पीक्स इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फेजेस। तो कौन से फेज में सेल्स का वॉल्यूम जो है पीक पे चला जाता है? तो आपके पास चार ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है इंट्रोडक्शन, ऑप्शन बी है ग्रोथ, ऑप्शन सी है मैच्योरिटी एंड ऑप्शन डी है डिक्लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मैच्योरिटी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैंने अभी आपको बताया कि जो सेल्स वॉल्यूम जो होता है मैच्योरिटी के टाइम पे काफी पीक पे चली जाती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगी जो कि आपको एज यूजुअल कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट अ स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आपके पास ऑप्शंस है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड एक्सपेंशन। तो कौन सा इसमें से जो है स्टेजेस नहीं है इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? तो इस सवाल का आपको जवाब देना है। कहां पर देना है? आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको यहाँ पर पेड कोर्सेज लेने चाहिए, पेड कोर्सेज अवेल करने चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें यहाँ पर मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे। और इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहे। जो लोग भी यहाँ पर जैब एग्जाम अक्टूबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ।